हाय गाइस, वेलकम बैक टू रैपिड अप एकेडमी। आज से हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे। ये मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं एंड टुडे विल स्टार्ट विद वर्ब बेसिक। सो व्हाट इज वर्ब? वर्ब को हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं और कोई भी वर्ड जो एक्शन को डिनोट करता है, कोई भी वर्ड जो एक्शन को डिनोट करता है, दैट इज वर्ब। एज सिंपल एज दैट। कहीं पे कुछ भी एक्शन हो रहा है वो वर्ब है। हम वर्ब को डूइंग वर्ड भी बोल सकते हैं क्योंकि एक्शन हो रहा है ना। और वर्ब को हम स्टेट वर्ड भी बोलते हैं। वाई स्टेट वर्ड? स्टेट वर्ड मतलब कोई वर्ड जो कोई स्टेट को शो करे या फिर कोई अवस्था बताए, दैट इज स्टेट वर्ड। स्टेट वर्ड को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। ये मैं आगे आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा अभी। वर्ब को हम दो चीजों में कैटेगराइज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को फर्दर हम दो चीजों में कैटेगराइज करते हैं, मोडाल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। मोडाल्स मतलब हेल्पिंग वर्ब। सो जो मोडाल्स हैं वो कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करते हैं। मोडाल्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब का काम तो करते ही करते हैं, प्लस वो कभी कभी मेन वर्ब का काम भी करने लग जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ तक दोबारा एक बार समराइज कर देता हूँ। वर्ब इज नथिंग बट एनी वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। कोई भी वर्ड जो एक्शन डिनोट कर रहा है, दैट इज वर्ब। वर्ब को हम डूइंग वर्ड भी बोलते हैं और स्टेट वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है। वर्ब को हमने दो चीजों में कैटेगराइज किया है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को फर्दर दो चीजों में कैटेगराइज किया है, मोडाल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। मोडाल्स डू नॉट एक्ट एज मेन वर्ब। मोडाल्स जो हैं वो मेन वर्ब की तरह काम नहीं करते हैं। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब की तरह काम तो करते ही करते हैं, प्लस वो मेन वर्ब की तरह भी काम कर लेते हैं। तो दे एक्ट एज बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अच्छा, मोडाल्स सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हेल्पिंग वर्ब या मोडाल्स में तीन एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट इज नीड, डेयर एंड यूज टू। ये तीन एक्सेप्शंस हैं। नीड और डेयर जो है वो मोडाल का काम तो करते ही करते हैं, प्लस वो मेन वर्ब का काम भी कर लेते हैं। जबकि मैंने आपको बताया मोडाल सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, बट बिकॉज दीज आर एक्सेप्शंस तो ये मोडाल जो है मेन वर्ब का काम भी कर लेते हैं कभी कभी। बट यूज टू इज डिफरेंट। यूज टू जो है वो मोडाल का काम तो करता ही करता है, प्लस वो कभी कभी एडजेक्टिव बन जाता है और वो एडजेक्टिव का काम भी कर लेता है। I'll explain it to you how. मैं कुछ एग्जांपल्स ले लूंगा। अच्छा, बिफोर दैट मैंने ना चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लिए हैं। मतलब आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो, ये कॉम्पैक्ट मैजिकल मंत्रास हैं। आप इनको जो भी ये रेड में है ना, आप इनको बस ऐसे कि ऐसे याद कर लेना इस टर्मिनोलॉजी में। मैंने इंग्लिश में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये ना याद रह जाएंगे आपको हिंदी में। ऐसे कई सारे लिखे हैं और जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको ये ही सबसे ज्यादा काम आएंगे। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने उसको काफी कॉम्पैक्ट बनाया। ठीक है, एक दिस वन इज हर मोडाल या हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब बेस फॉर्म में होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर मोडाल, जैसे शी कैन रन फास्ट, हर मोडाल या हेल्पिंग वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते हैं हम। हर मोडाल या हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब जो है वो बेस फॉर्म में होती है। तो हर मोडाल या हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब बेस फॉर्म में होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन निकल के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, जैसे एक तो ये है शी कैन रन फास्ट। कैन जो है मोडाल की तरह काम कर रहा है और मोडाल के बाद हर मोडाल या हेल्पिंग मेन वर्ब आती है, तो मेन वर्ब आ गई है और मेन वर्ब बेस फॉर्म में है। अनदर एग्जांपल विल बी यू शुड स्टडी इंग्लिश। यू शुड स्टडी इंग्लिश। यहाँ पे शुड जो है वो मोडाल का काम कर रही है और स्टडी
इज वर्किंग एज मेन वर्ब। और मैंने को बताया है हर मोडाल के बाद मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब बेस फॉर्म में होती है। दिस इज इन बेस फॉर्म। अच्छा क्या होता है ये, क्या मतलब बेस फॉर्म क्या है ये? बेस फॉर्म इज नथिंग बट वो होती है ना, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज टू। यूज टू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यूज टू अगर मेन वर्ब के बाद आता है, यूज टू अगर मेन वर्ब के बाद आता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, और एडजेक्टिव के बाद वर्ब आती है तो वो जरूंड बन जाती है। यूज टू जो है वो मेन वर्ब के बाद आता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, और एडजेक्टिव के बाद कोई वर्ब आती है तो वो जरूंड बन जाती है। उससे पहले हम ये वाला करते हैं एग्जाम्पल। यूज टू अगर सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो इट विल वर्क एज मोडाल, और मैंने बताया है हर मोडाल या हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है। हर मोडाल या हेल्पिंग वर्ब, मोडाल के बाद क्या आ रहा है? मेन वर्ब आ रही है। बहुत बढ़िया। हर मोडाल या हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है, और मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए? मेन वर्ब बेस फॉर्म में होनी चाहिए। मेन वर्ब बेस फॉर्म में है, तो अगर यूज टू जो है वो सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, इट विल वर्क एज मोडाल, और उसके बाद यही रूल अप्लाई होगा कि उसके बाद मेन वर्ब आएगी और मेन वर्ब बेस फॉर्म में होगी। बट हियर इट विल एक्ट डिफरेंटली, इट विल एक्ट एज एडजेक्टिव। सब्जेक्ट के बाद अगर मेन वर्ब आई है और मेन वर्ब यूज टू नहीं है, कोई भी फॉर्म हो सकती है, तो जैसे आई एम, एम यहाँ पे मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद यूज टू आ रहा है, तो यूज टू एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। रिपीट दिस, अगर मेन वर्ब के बाद यूज टू आ रहा है तो यूज टू जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, और यूज टू के बाद कोई वर्ब आ रही है तो वो जेरुंड की तरह काम करेगा। जेरुंड क्या होता है? जेरुंड ना नाउन और वर्ब दोनों की तरह काम करता है, इसको नाउन बोलते हैं वैसे। जेरुंड इज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होती है, ये फॉर्म, ये आगे वाले चैप्टर्स में समझाया जाएगा आपको। अभी के लिए आप ऐसा समझ लो, जेरुंड इज नथिंग बट अ नाउन। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। विल मूव फर्दर। हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे 3 एक्सेप्शन हैं, नीड, डेयर और यूज टू। यूज टू के बारे में मैंने आपको बता दिया है, दैट यूज टू अगर मेन वर्ब के बाद आता है तो इट विल एक्ट एज एडजेक्टिव, और यूज टू के बाद कोई वर्ब आती है तो इट विल एक्ट एज जेरुंड। बाकी तो ये वाला है इंपॉर्टेंट कि हर मोडाल या हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है जो कि आ रही है, और मेन वर्ब बेस फॉर्म में होती है। दैट्स इट। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे आई नीड यू, यहाँ पे नीड जो है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, बस इसमें आगे कुछ ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू कम टुमारो। अच्छा ये क्यों गलत है? मैंने आपको बताया था हर मोडाल या हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब के बाद बेस फॉर्म आती है। एक मिनट वो करना, ठीक है ठीक है। हाँ, मैंने बताया था हर मोडाल या हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है। मोडाल के बाद मेन वर्ब है ही नहीं, इन्होंने तो डायरेक्ट इन्फिनेटिव लिया है। यहाँ पे ये सही है, हर मोडाल के बाद मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब आ गई और मेन वर्ब बेस फॉर्म में है, ये सही है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है, यहाँ पे गलती क्या हुई है? यहाँ पे ये गलती हुई है कि मोडाल के बाद, अच्छा इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेट, एक मिनट, इन्फिनेटिव को भी नाउन बोलते हैं और जेरुंड को भी नाउन बोलते हैं। जेरुंड होता है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, और इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फॉर्म। अभी आप इनको सिर्फ एज अ नाउन कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। नीड जो है वो मोडाल या हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, और मोडाल या हेल्पिंग वर्ब की तरह में के बाद मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब बेस फॉर्म में, इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट है। बट यहाँ पे मोडाल के बाद ना इन्फिनेटिव आ गया है। इन्फिनेटिव कैसे पता लग रहा है इन्फिनेटिव आ गया है? टू प्लस वर्ब की फॉर्म आ रही है, ये नहीं आनी चाहिए थी। अगर इसकी जगह सिर्फ वर्ब की फॉर्म होती ना, कि मेन वर्ब आ जाती है और मेन वर्ब बेस फॉर्म में होती, तो ये सही हो जाता।
बट यहाँ पे ये टोटली गलत है क्योंकि यहाँ पे इन्फिनेटिव आ गया है। टू प्लस वर्ब मिलके इन्फिनेटिव बन जाता है और ये नाउन होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, अगर नीड एंड डेयर का यूज एज अ मोडाल या हेल्पिंग वर्ब करना है तो सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है या फिर क्वेश्चंस में आएगा। नीड और डेयर को अगर आपको एज अ मोडाल या हेल्पिंग वर्ब यूज करना है तो या तो नेगेटिव सेंटेंस हो, सेंटेंस नेगेटिव हो, या फिर सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन में हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, तब आप नीड और डेयर को एज अ मोडाल या हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हो। आई होप यहां तक क्लियर होगा। कैन और कुड, अब हम मोडाल्स के बारे में पढ़ेंगे। कैन और कुड दोनों मोडाल्स हैं। कैन डिनोट करता है पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को, और कुड डिनोट करता है पास्ट पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को। जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ये प्रेजेंट एबिलिटी है, उसकी एबिलिटी है प्रेजेंट एबिलिटी कि वो उठा सकता है बॉक्स को। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सका, ये पास्ट नॉन परफॉर्मेंस है, वो क्या नहीं कर पाया, वो कल आ नहीं सका, जो कि पास्ट में हो गई ये चीज, इसलिए कुड शो करता है पास्ट पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को। कैन और चीजों के लिए भी यूज होता है, परमिशन के लिए, टेकिंग गिविंग परमिशन। कैन थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। कैन फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। कुड रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है और कुड फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है। इसको ना मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार कुछ एग्जांपल्स के साथ। एक मिनट, आई होप, हाँ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे परमिशन, जैसे यू कैन गो नाउ, ये परमिशन दे रहा है। कैन डिनोट थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, ये एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। कुड को हम रिमोट पॉसिबिलिटी में यूज कर सकते हैं, जैसे देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, तो ये रिमोट पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, यहाँ पे ये परमिशन को शो कर रहा है। कैन फ्रेंडली रिक्वेस्ट दिखाता है और कुड फॉर्मल रिक्वेस्ट, जैसे कैन आई टेक योर स्कूटर, तो यहाँ पे फ्रेंडली रिक्वेस्ट है कि क्या मैं ले सकता हूँ आपका स्कूटर, और फॉर्मल रिक्वेस्ट कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, कुड आई टॉक टू हिम, कुछ भी। जब हम कुड को यूज करते हैं तो वो एज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट शो होता है। ठीक है, अच्छा हाँ, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आते हैं। एबल टू और कैन और कुड को हम साथ नहीं यूज कर सकते किसी एक सेंटेंस में। जब भी हम इसको साथ यूज करते हैं ना तो ये सुपरफ्लुअस हो जाता है और सेंटेंस गलत हो जाता है। हाँ ये रहा, आई कैन नॉट बी एबल टू, अब मैंने कहा था एबल टू और कैन और कुड को हम एक साथ नहीं यूज कर सकते, ये सेंटेंस गलत हो गया है। दिस इज अ सुपरफ्लुअस सेंटेंस, वर्ड सुपरफ्लुअस मींस मोर देन रिक्वायर्ड। हाँ सुपरफ्लुअस का मतलब होता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो गई। ठीक है, कैन और कुड भी हो गया है, आई गेस आपको ये क्लियर होगा। मे माइट मस्ट, बुक्स में ना ये बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट दिया हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो मैं आपको सिर्फ वही कवर करवा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब मे माइट मस्ट भी पॉसिबिलिटी शो करता है, ये मैंने इस सीक्वेंस में दी हुई है कि माइट थोड़ी कम पॉसिबिलिटी शो करता है, मे उससे थोड़ी ज़्यादा करता है, और मस्ट उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी शो करता है, लेकिन तीनों करते पॉसिबिलिटी को ही शो है। ठीक है, तीनों पॉसिबिलिटी शो करते हैं। और जैसे इसमें बताया था मैंने आपको, कैन और कुड एबल टू के साथ नहीं आ सकता, सुपरफ्लुअस हो जाता है। ऐसे ही पॉसिबली और लाइकली जो है वो मे माइट मस्ट के साथ नहीं आ सकता, ये भी सुपरफ्लुअस हो जाता है, इस पे भी सेंटेंसेस आते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि ही मे पॉसिबली कम टुमारो, कम टुमारो, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये इसमें मे भी आ गया है और पॉसिबली भी आ गया है, तो सेंटेंस ही कंप्लीटली रॉन्ग है, ये सुपरफ्लुअस हो गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ही मे कम टुमारो, या फिर
ही विल पॉसिबली कम टुमारो। ये दो सेंटेंस सही है, ठीक है। और नेक्स्ट इज शैल या विल। अच्छा, मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से ना विल को आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सबके साथ यूज कर सकते हो। फर्स्ट पर्सन विच इज आई एंड वी, आई और वी को जो है शैल के साथ ही यूज कर सकते थे, बट अब मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से आप आई और वी को विल्स के साथ भी यूज कर सकते हो, बट एक कंडीशन है। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन समझ रहे हो ना। फर्स्ट पर्सन इज आई वी, सेकंड पर्सन इज यू, और थर्ड पर्सन इज ही शी इट दे देम, ठीक है। सो अब आप मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से विल को जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सबके साथ यूज कर सकते हो, बट फर्स्ट पर्सन जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ शैल यूज होगा। गो नहीं होगा, विल आई गो, ये गलत है क्योंकि फर्स्ट पर्सन यूज हो रहा है और सेंटेंस पूरा इंटेरोगेटिव में है, तो हम यहाँ पे इसकी जगह शैल यूज करेंगे, शैल यूज होगा इसकी जगह, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। सिंपल सी बात है, विल जो है हर जगह यूज हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सबके साथ यूज हो सकता है, बट जब भी फर्स्ट पर्सन इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, मतलब आई और वी के साथ, आई और वी अगर क्वेश्चन में आएंगे तो हमें शैल यूज करना पड़ेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। बस ये कहना चाह रहा है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट से होगी तो आगे पास्ट होगा। बहुत ईजी है ये। अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो रही है, जैसे ही होप्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पे, अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो रही है तो आगे भी पास्ट ही होगा। ही होप्ड दैट ही विल पास नहीं होगा, ही वुड पास होगा। सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हुई है तो आगे भी पास्ट होगा, एज सिंपल एज दैट। बट ये रूल एप्लीकेबल तब नहीं होगा जब सेकंड पार्ट में, जैसे ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, हैबिचुअल एक्शन हुआ, जनरल फैक्ट हुआ, या फिर इडियम या फ्रेज हुआ, तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट, सेड यहाँ पे पास्ट है, तो अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो रही है तो आगे भी पास होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, मैन इज आ गया, यहाँ पे वॉज होना चाहिए था, जबकि क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत पास्ट हुई है तो आगे पास होना चाहिए, लेकिन नहीं, मैन इज नॉट अ मशीन, ये एक फ्रेज है, तो इसलिए यहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अगर दो एक्शन फ्यूचर में हो रहे हैं, हम जनरली ये गलती करते हैं, अगर दो एक्शन फ्यूचर में हो रहे हैं तो हम दोनों को ही फ्यूचर सेंटेंस में बोलते हैं। जैसे इफ आई कम आई मीट यू, अगर मैं आऊंगा तो आई मीट यू, इफ आई कम आई मीट यू, बट ये सेंटेंस गलत है। अगर दो एक्शन फ्यूचर में हो रहे हैं और एक के बाद एक हो रहे हैं और फर्स्ट एक्शन जो है वो डिपेंड करता है सेकंड पे, जैसे अगर मैं आऊंगा, इफ आई कम आई विल मीट यू, तो दोनों एक्शन फ्यूचर में, और अगर मैं आऊंगा तो मैं आपसे मिलूंगा, एक ये वाला दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो हमेशा हमें फर्स्ट एक्शन जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करना होगा और सेकंड एक्शन तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा। जैसे इसमें गलत क्या है, इसमें ये गलत है, इफ आई विल कम आई मीट यू, तो इसकी जगह आएगा इफ आई कम आई विल मीट यू। अब ये सेंटेंस सही है। एक एग्जांपल हो रहा है, दोज हु विल वर्क हार्ड विल पास द एग्जाम, यहाँ पे विल नहीं आएगा, दोनों फ्यूचर में हो रहे हैं, एक के ऊपर पहले अगर कोई मेहनत करेगा तो ही तो पास होगा, तो फर्स्ट एक्शन पे डिपेंड करता है सेकंड एक्शन, तो दोज हु विल वर्क हार्ड विल पास द एग्जाम गलत है, दोज हु वर्क हार्ड विल पास द एग्जाम, पहला आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट।
वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, कल मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। एंड प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको वीडियो समझ आ रही है या नहीं। चलो, थैंक यू सो मच।